क्या हो गया यार? मैं पानी पी रही थी. I was not saying anything. That is why you couldn't hear me. Now I think now you can hear me, right? I hope. Okay, so the next topic is fractional distillation of air. Or fractional distillation of air में what you do is the one thing which we say air आपने ली है उसको हम cool and compress करते हैं. फिर जब हम cool and compress करते हैं it turns into liquid air. जब वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उसकी क्या की जाती है? उसकी की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये जितने नंबर का आता है उतने ही नंबर का माइंड मैप मैं आपको बनवा रही हूँ, उससे ज्यादा का नहीं आएगा. एयर लिया, एयर को कूल एंड कंप्रेस किया. वो जब कूल एंड कंप्रेस करते हैं टर्न्स इनटू लिक्विड एयर, और फिर लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है. एंड आई होप that you know that fractional distillation is dependent upon the differentiation of boiling point. नाइट्रोजन गैस को ये अलग करेगी एट 196 सेंटीग्रेड के ऊपर. इसके बाद ये इसको अलग करती है, आर्गन को अलग करती है. आर्गन अलग हो जाती है एट बॉइलिंग पॉइंट 186 सेंटीग्रेड के ऊपर. और फिर एट द एंड ऑफ द डे ऑक्सीजन अलग हो जाती है फ्रॉम एयर, and oxygen will be separated at the boiling point of minus 183 degree centigrade. It does ask sometime कि आप बताएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर का क्या प्रोसेस होता है. तो ये बहुत ही इसकी सिंपल प्रोसेस होता है. इफ यू डू फॉलो द टेम्परेचर देन इट विल बी जस्ट अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू. देयर इज नथिंग 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 रॉन्ग इन इट. अच्छा जी, क्विकली और आगे बढ़ते हैं बिकॉज मैं रेट ऑफ रिएक्शन पे जाना चाह रही हूँ. बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन पूरा 10 नंबर का आता है, और पार्ट बी के अंदर वो कभी कभी आता है, मतलब बहुत बार आता है. पार्ट बी के अंदर मैंने हर ऑल्टरनेटिव ईयर के अंदर उसको देखा है. सो किसी ने कहा है तो आई थिंक होना चाहिए कि हम उसको करवा रहे हैं. अच्छा, सॉरी आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड विद सम. ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. आपको एयर पोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन जो है वो कौन कौन से हैं, और कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं जो कि एयर को मजीद पोल्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड कैन पोल्यूट एंड इट इज एन कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस. ये आपको पता होना चाहिए. कलरलेस गैस होती है, ओडोरलेस गैस होती है. आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है, क्वेश्चन आता होता है, 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये सवाल करता है वो कि आप ये अलग अलग बताएंगे इनका मतलब क्या, किसका क्या फंक्शन होता है. देन आपके पास है अदर सल्फर डाइऑक्साइड. और सल्फर डाइऑक्साइड जो है इट्स ये इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स से ये आएगा, मोटर व्हीकल से ये प्रोड्यूस होगा, और वोल्केनिक इरप्शन के अंदर ये प्रोड्यूस होता है. एंड इट्स अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ एसिड रेन इन द एटमॉस्फेयर. मुजम्मिल बलोच जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं. आई एम लाइकिंग योर आंसर्स. Then oxides of nitrogen. These oxides of nitrogen are also the resources of air pollutants. उसमें nitrogen monoxide आएगा, nitrogen dioxide आएगा. They are the very much resources. Yes, O3 ozone is a resource of the pollution. And then unburnt hydrocarbons. Unburnt hydrocarbons, they are also the resources. Or methane, yes, this is also a pollutant. Yes, you can definitely write this. Carbon monoxide does form in incomplete combustion, and carbon monoxide is very incomplete combustion of petrol in car engines. Be very very specific. Arise. बिल्कुल इनकम्प्लीट कंबशन होती है पेट्रोल में. कार इंजन की इनकम्प्लीट कंबशन होती है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होती है. और कार्बन मोनोऑक्साइड it does change in, it reacts with the hemoglobin in the blood to form carbon or carboxyl hemoglobin. और hemoglobin जो हमारी बॉडी का होता है ये उसको इफेक्ट करती है. so yeah, it's a slow poison, and then causes headache, fatigue, breathing difficulties and stuff. So yes. So Breha, you need to upload the air pollutants and their effects, please. ये भी आप अपने पास mark कर लीजिए. I will give you, or you can show yourself. आपने air pollutants की दो चीजें upload करनी है. One are the sources कि कहाँ से ये air pollutants आते हैं, and the other one are the effects, और ये effect किस तरह से करते हैं. Very good, perfect. So that's very very nice of you. अच्छा जी.
एसिड रेन किस किस तरह से बनती है? एसिड रेन अगर सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये एसिड, बारिश हुई और हवा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड था, तो वो क्या बना देगा? वो बना देगा सल्फ्यूरस ऑक्साइड, सॉरी सल्फ्यूरस एसिड। अगर हवा के अंदर NO2 मौजूद था और उसके अंदर वाटर आया और उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई, फील्स लाइक मैं किसी चीज की रेसिपी बता रही हूँ, बट एनीवेज, तो HNO3 बन जाता है, विच इज अ नाइट्रिक एसिड। ये भी एसिड रेन को कॉज करता है। और अगर आपके पास हो हवा के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, वो H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना सकती है, दैट कैन आल्सो कॉज द एसिड रेन। देन देयर आर अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, जो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, वो आपको पढ़ लेना चाहिए आई थिंक। नहीं तो वी विल बी अपलोडिंग इट, इफ यू वांट टू स्टडी, डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के अंदर एक और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आता है अबाउट द कैटालिटिक कन्वर्टर। डू यू नो अबाउट कैटालिटिक कन्वर्टर, was it, what it is and how does it work? If you people can tell me something about it. कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, उनको ये चेंज कर देता है किसके अंदर? हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर। अगेन यस, थैंक यू मुजम्मिल, यू हैव बीन वेरी वेरी गुड सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल टर्न इनटू N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस नाइट्रोजन gas is highly unreactive, so it does not cause any harm till there will be a thunderstorm, और थंडर लाइटनिंग से ये ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं हो सकता। और अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है तो ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होके दे विल टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। H carbon dioxide, it can be a pollutant, but definitely carbon dioxide is very less pollutant than कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, या फिर कौन से फैक्टर्स होते हैं, और फिर ओजोन लेयर जब डिप्लीट हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर? आई मीन हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? एनीबडी एनी आइडिया? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं CFCs, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, these chlorofluorocarbons they cause depletion of ozone layer. CFCs they cause depletion of ozone layer. And ये किस तरह कॉज करते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा वो O3 के साथ रिएक्ट करेगा और वो बना देगा क्लोरीन ऑक्साइड, और प्लस वो जो O3 था ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन गैस के अंदर, राइट? ऑक्सीजन गैस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया? ये बन गया है जी क्लोरीन ऑक्साइड। क्लोरीन ऑक्साइड तो खैर किसी काम का नहीं है। मसला ये है कि अगर O3 O2 के अंदर कन्वर्ट होगा तो O2 जो है वो काम नहीं कर सकता जो O3 करता था। और वो काम क्या करता था? O3 was able to filter the UV radiations, the harmful radiations, the harmful radiations which are coming from the air। O3 उसको क्या करता है? फिल्टर करता है, राइट? और O2 उसको फिल्टर नहीं कर सकता। तो जो वो बगैर फिल्टर होके the UV radiations or the harmful radiations will going to reach Earth, and when they will going to reach Earth definitely they will cause a lot of damage। और उस lot of damage के अंदर जो सबसे बड़ा damage होता है, that biggest damage is increase in temperature। और इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली किस चीज को कॉज करती है? वो कॉज करती है ग्लोबल वार्मिंग को। और कौन जल्दी से मुझे बता सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? हरी अप, who can tell me the effects of the global warming? So yeah, so you can write it. That's all about the what? That's all about environmental chemistry. हाँ, एक चीज मैंने environmental chemistry में I just missed on to, which I should not be, because that can be really important in case. And that is eutrophication. Do you have any idea about eutrophication? ये question भी वो काफी पूछता है। Any idea about eutrophication?
या राइट। यूट्रोफिकेशन जो है बहुत ही कॉमन सा इसका वो साइन है कि जी यूट्रोफिकेशन है। और यूट्रोफिकेशन क्या करता है? यूट्रोफिकेशन के अंदर बेसिकली जो नाइट्रेट्स होते हैं या फिर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, स्पेशली जिनके अंदर नाइट्रेट्स हो, ये चले जाते हैं किसके अंदर? लेक्स एंड पॉन्ड्स के अंदर स्पेशली। और ये वहाँ पे क्या करवाते हैं? वो अनवांटेड ग्रोथ होती है। किसकी अनवांटेड? अनवांटेड ग्रोथ of plants hoti hai, and that unwanted growth of plants, they cause lack of oxygen for the marine life, and that lack of oxygen can cause into so many problems as well. So yeah, this is the eutrophication. Now choose one topic. I'll be doing only one topic. Arise, I'm coming back to your question. uh, Ma'am, can you explain what carbon does in purification of water after chlorine? It removes the bad odors and the bad taste. Sufyan has given you the right answer. Very good, Sufyan. So proud of you. So you have to choose one topic. Either it would be mole, which is the empirical formula, or it will be rate of reaction. So what do you want me to do? I'm just giving you two choices. मोल्स में चीते हो गए हो तुम लोग मतलब। साद आर यू देयर? यार एक बच्चा है मेरा, उसने मुझे बोला था कि मुझे वो कराना है एम्पिरिकल फार्मूला। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकती। तुम लोग दिल तोड़ते हो मेरा, दुखी कर देते हो। साद आर यू देयर और नॉट? जस्ट क्विकली शो लाइक टेल मी अबाउट योर प्रेजेंस. I'll just quickly tell you, very brief, not very briefly of course, but मैं आपको empirical formula बता देती हूँ, उसके बाद हम rate of reaction पर आ जाते हैं। देखो empirical formula बहुत ही it's very easy because empirical formula के अंदर basically होता क्या है? For example, अगर आपको एक question दिया हुआ है, 0.5 gram of hydrogen gas was found to combine with 4.0 gram of oxygen to form water. ये क्वेश्चन है, क्विकली आपको बता रही हूँ. व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? अच्छा, what we can do is that we can upload some questions of the empirical formula and you will be able to do it. Fine. If you will not be able to do it, it's perfectly all right. Yes, number one step जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? AR से डिवाइड करेंगे। यानी आपने ले लिया क्या? आपने ले लिया है यहाँ पे one is हाइड्रोजन एंड द अदर वन इज ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन दिया हुआ है कितना आपको? 0.5 ग्राम है। इसको आप डिवाइड कर देंगे 1 से। ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 4.0 ग्राम। इसको आप डिवाइड कर देंगे 16 से। आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.50, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने निकालना होता है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो के लिए आप क्या करते हो? इसमें से जो छोटा नंबर है उससे दोनों को डिवाइड कर दोगे। विच वन इज द छोटा नंबर? 50 और 0.25? आई थिंक 0.25 नहीं। हाँ, तो हम 0.25 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसको भी 0.25 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 0.25 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो एच आपके पास हो गया 2 और वो आपके पास हो गया 1। तो आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आया, दैट एम्पिरिकल फार्मूला इज H2O. दैट्स हाउ वी डू द एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चंस. इजंट इट सिंपल? Isn't it simple? I think it is. नहीं? Perfect. Last question of the day, which is the rate of reaction. अच्छा, तुम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन में प्रॉब्लम होती क्या है? क्योंकि मुझे ये सबसे ज्यादा आसान टॉपिक लगता है। जल्दी से बताओगे? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली? राइस, अगर आपके पास कोई आंसर आता है ना 0.5, मीनवाइल आई वांट टू नो द आंसर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन था, उसका मेरे पास आंसर आया, यानी जो फाइनल आंसर्स हमारे पास आते हैं वापस। चलो भाई, जैसे यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है 2.5 और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है 1। ठीक है, अराइज ये आपके लिए।
ये मैं 2.5 को इग्नोर नहीं कर सकती। अगर ये मेरे पास आंसर होता 2.7 फॉर एग्जांपल, या मेरे पास आंसर होता 2.8 या आंसर होता 2.9, तो मैं इस 2.7, 2.8, 2.9 का क्या कर लेती, मैं इसको 3 कंसिडर कर लेती, राइट। और अगर ये मेरे पास 2.2 होता तो मैं इसको 2 कंसिडर कर लेती। बट जब हाफ हाफ की बात हो गई तो अब मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती, राइट। तो जब मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती तो अब मुझे फिर वो ये कहता है कि आप इसको एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास होल नंबर आ जाना चाहिए। तो जब आपके पास होल नंबर आ जाएगा तो उसके लिए या तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसको फिर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज generally in the case when the answer is coming in 0.5, because this is this 0.5 that cannot be ignored and that cannot be changed into whole number for by own will. I hope it's clear. It's clear? आगे बढ़े राइस। अच्छा जी, तो किसी ने मुझे कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर प्रॉब्लम आती है इक्विलिब्रियम में। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के पहले तो समझो कि दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो सवाल वो आपसे जो रेट ऑफ रिएक्शन का करता है ना, वो दो तरह से करता है। एक वो करता है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट बताएं ऑन द बेसिस ऑफ क्लूजन फ्रीक्वेंसी और ऑन द बेसिस ऑफ क्लूजन थ्योरी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझना, और जहाँ पे कोई कंफ्यूजन रह जाए मुझे बता देना, क्योंकि ये दिल कहता है कि 10 नंबर का कल पेपर में होगा। और एक वो आपसे जवाब मांगता है इन द लाइट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। आई रिपीट माई क्वेश्चन थिंग। एक वो आपसे सवाल करेगा इन द लाइट ऑफ कोल्यूशन थ्योरी, और दूसरा वो आपसे सवाल करेगा इन द लाइट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जब वो कोल्यूशन थ्योरी, और ये प्लीज क्वेश्चन में देख लेना, अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा तो फिर रिएक्शन पे गौर करना। अगर रिएक्शन ऐसा वाला आया जिसके अंदर सिंगल एरो दिया हो तो इसका मतलब है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में जब आप रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करते हो तो वो इन टर्म्स ऑफ कोल्यूशन थ्योरी एक्सप्लेन करते हो। और अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन का क्वेश्चन देगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन में या तो वो मेंशन करेगा, या वो इक्विलिब्रियम की बात करेगा, या उस रिएक्शन के अंदर ऐसा डबल एरो दिया हुआ होगा तो इसका मतलब होगा कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा है, और इसके अंदर उसको रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके। अगर वो क्लूजन थ्योरी की बात करेगा तो क्लूजन थ्योरी में इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, मैं जल्दी से आपको क्लूजन थ्योरी की एक समरी दे देती हूँ, फिर हम इक्विलिब्रियम पे चलते हैं क्योंकि वो डिटेल्ड है। फ्यूजन थ्योरी के हिसाब से अगर उसने बात की हो और आपके पास जो रिएक्शन आ रहा हो वो आ रहा हो फॉर एग्जाम्पल इरिवर्सिबल का ए है प्लस बी है, इसमें सिंपल सी बात है, अगर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन आया तो इसका कीवर्ड ये होता है कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होने से कोल्यूजन इंक्रीज हो जाते हैं, कोल्यूजन इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। नंबर वन। नंबर टू, वो ये कहता है कि आपने इंक्रीज कर दिया, क्या आपने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर। बस कीवर्ड याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन का कीवर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टेम्परेचर का कीवर्ड क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या इंक्रीज हो जाएंगे, कोल्यूजन इंक्रीज हो जाएंगे। कोल्यूजन इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। नंबर थ्री, फिर वो कहता है कि मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर का कीवर्ड काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर का कीवर्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया डिक्रीज। ये याद रखो कि प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो फिर अगेन क्या इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुए कोल्यूशंस, कोल्यूशन इंक्रीज हुए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। लास्टली नंबर फोर, वो कहता है कि मैंने इंक्रीज किया है सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इसका कीवर्ड क्या है, नहीं सॉरी, ये ऐसे नहीं आता, ये आता है कि अगर स्मॉल पार्टिकल साइज है, अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो गया है तो पार्टिकल साइज स्मॉल पार्टिकल साइज में क्या इंक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली क्लूजन इंक्रीज हो जाता है। जब क्लूजन इंक्रीज हो जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। स्मॉल पार्टिकल साइज पे डिक्रीज सरफेस एरिया, राफिया आप ये कहना चाह रहे हो?
अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये है शुगर प्लम, लाइक शुगर पीस है बड़ा सा, और एक है पाउडर शुगर। सरफेस एरिया किधर ज्यादा है? पाउडर में सरफेस एरिया ज्यादा है ना? अगर पाउडर में सरफेस एरिया ज्यादा है तो पाउडर में पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है छोटा है? कोई बात नहीं बच्चे, सवाल करने पे मुझे कभी बुरा नहीं लगता, सवाल करें सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो जितनी भी आपकी कंफ्यूजन होंगी वो दूर होंगी। अच्छा, कोलूजन थ्योरी के एस्पेक्ट से और इरिवर्सिबल रिएक्शन के एस्पेक्ट से क्या आपको बात समझ में आ गई कि अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इज दैट क्लियर और एनी क्वेश्चंस? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है इसके अंदर? ठीक है यार, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मीटिंग टाइम ना खत्म होने वाला है, बस लास्ट टाइम रीजॉइन कर लो, मैं इक्विलिब्रियम कराती हूँ, ठीक है?